आज हमारे साथ है डफली मास्टर तुषार भाई भुट्टा। तुषार भाई भुट्टा, आपका मेरे पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं वर्षा खट्टर। धन्यवाद वर्षा जी, मुझे आपके पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए और मेरे सभी पॉडकास्ट देखने वाले को मेरा नमस्कार। जानना है मुझे आपकी डफली की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? डफली की जर्नी शुरू हुई आफ्टर आए, मतलब मैं जब पहले साउथ बॉम्बे में रहता था, वहाँ मैं 25 साल मेरा नवरात्रि का ड्रम्स बजाता था। लेकिन जब भी मैं 98 में जू में शिफ्ट किया, तब जाके किसी ने बोला कि आर्ट ऑफ लिविंग में आपको कुछ बजाना चाहते हो तो बजा सकते हो, वहाँ ड्रम तो नहीं बजा सकता। तो मैं जाके देखा तो वहाँ तबला ढोलक सब बजा रहे थे। लेकिन मैं बोला मुझे कुछ करना है तो कुछ नया करना है। तो वो टाइम पर भगवान ने क्या सुझाया कि मैं डफली बना के उसमें घुंघरू डालूँ। तो वो बनाया, तभी सोचा नहीं था कि ये डफली बनाने के बाद पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। मतलब 365 दिन मेरा उसकी वजह से बजाने के लिए कहाँ से इन्विटेशन आने लगा। और मैं मेरा ड्रम बजाना भी मैंने अभी भी मेरा ग्रुप जो है बजाता था नवरात्रि का चालू, लेकिन मैंने अभी डफली के साथ ही मेरी बाकी की ज़िंदगी निकालने का सोच लिया है। तो आपकी लाइक प्रोफेशनल डफली से शुरुआत हुई या आप पहले कुछ और करते? नहीं, डफली के साथ तो मेरा शुरुआत प्रोफेशनली तो मैं 35 साल में मोहम्मदलाल में जॉब करता था। पर मेरा जो डांडिया रास का ग्रुप था वो चल रहा था पैरेलली। लेकिन यहाँ आने के एज अ हॉबी था। नहीं, डांडिया रास का प्रोफेशनल था। लेकिन डफली बजाना शुरू किया बाद में, उसको भी मैंने प्रोफेशन में डाल दिया ताकि लोग उसको अच्छा लगने लगे। देवर रेडी टू पे मी फॉर माई प्रोफेशनल प्लेइंग, दे लाइक इट। So then I started immediately with 2000 onwards playing professionally throughout the year, all 365 days, not only in Bombay, India but abroad also. ओके, तो आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है? नहीं, जब ये डफली जो मैं बनाई थी, जिससे ये घुंघरू के साथ बनाई, तभी मुझे आइडिया नहीं था कि कोई ऐसा सिखाता भी होगा या कोई बजाता भी होगा। तो मेरे को किसी को सिखाया नहीं, मैंने अपने आप ही मतलब संगीत तो मेरे मतलब बोले तो वारसा हमारे ब्लड में था। क्योंकि डैडी यूज टू प्ले सरोदनी, पंडित रविशंकर, देन आशा वाले के गोविंद। तो संगीत तो हमारे बोलते हैं ना खुद में था। लेकिन इसको मेरा थोड़ा झुकाव रिदम की ओर था। तो मैं फिर डफली बजाना शुरू किया तो अपने आप वो उसको निखारता गया। जैसे जैसे लोग गाते थे भजन में, उसके साथ बजाना शुरू किया, तब जाके ये डफली इतनी आज आ गई है कि ये आज 5 साल से मैं भजन को तबला छोड़ के मैंने ये डफली को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो आज लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ, एक्चुअली डफली हम लोग से पिक्चर में देखते थे कि यार डफली बजा रहे हैं, लेकिन आप लाइव कर रहे हैं और बहुत से लोग सीख भी रहे हैं। तो ये अलग ही माहौल क्रिएट करती है। हाँ। और आपने घुंघरू लगाने का क्यों सोचा? वो ऐसा कोई रीज़न नहीं था, लेकिन अभी जब पूछ रहे सब लोग तो मैं उनको ऐसा जस्ट टू मेक इट ईजी आए मेक इट। वो टाइम पर एक सरगम पिक्चर आई थी जिसमें ऋषि कपूर डफली बजाता था और जया प्रदा घुंघरू करके नाचते थे। तो डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते। अभी मेरे पास वो टाइम जया प्रदा थी नहीं, तो मैंने वो घुंघरू को अपनी डफली में डाल दिया, तो कि वन मैन ऑर्केस्ट्रा जैसा हो गया, ताकि उसमें फिर मुझे और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपना वन मैन ये डफली बजा के रिजर्व भी आ जाता है, उसमें घुंघरू की इफेक्ट भी आ जाती है, तो उसकी वजह से मेरा काम निकल पड़ता है। और लाइक आपने पहले से शौक किया, ये शुरू किया, फिर धीरे धीरे आपको लगा कि ये प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए। और आर्ट ऑफ लिविंग में आप कैसे आए? कोई मैं जहाँ रहता हूँ फोर्ट रोड में जू में, वहाँ से 6 रोड पे मैंने एक संगीता जारी करके हमारे एक टीचर हुआ करते थे, जो फर्स्ट टीचर थे आर्ट ऑफ लिविंग। तो वहाँ सत्संग एक ही पूरा बॉम्बे में सत्संग हुआ था। तो वहाँ मेरा घर से वॉकिंग डिस्टेंस था, तो वहाँ मैंने डफली बजाना चालू किया। फिर बाद में रिया पिल्लई से लेके कहाँ तक मुझे बुलावा आना चालू हो गया। और फिर अब्रॉड भी यूएस में भी मायामी में मुझे फ्यूजन करने को बुलाया कैलिफोर्निया के साथ, पहले डांसर को दर्शाया। तो मतलब डफली ने तो मेरा पूरा दुनिया ही ओपन कर दिया, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। सब पूरे ऊपर ईश्वर की कृपा है मेरे। ये सब होता है कि संयोग जब जहाँ पे होता है वही करता है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ कहना चाहिए? पर्सनल लाइफ बस मेरी वाइफ, मेरा लड़का जो पायलट है काका, तो हम लोग 3 दिन यहाँ जुड़े रहते हैं। और मैं मेरा संगीत में मस्त रहता हूँ। 365 दिन सुबह मुझे रिसेप्शन देते हैं, दोपहर को प्रेयर मीटिंग कंट्रोलर्स होते हैं, शाम को मेरा रेगुलर सत्संग होता है मंडे से सैटरडे तक 6 टाइम 6 दिन ओपन फॉर। जब मंडे टू सैटरडे पूरा वीक रहता है? पूरा वीक रहता है। और सैटरडे भी नहीं, संडे
एक भी दिन मतलब एक दिन कहते हैं ना कि भोजन के बगैर ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन भोजन के बगैर जाना नहीं चाहिए, ये वो ईश्वर की देन है मेरे ऊपर। आपने ये डफली और ये आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद आप में कुछ बदलाव आया है? आप पहले कुछ थे और अभी कुछ बदलाव आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि ये जो आध्यात्मिकता की ओर मुझे ऊपर वाले ने भेज दिया है विदाउट इवन नोइंग मी कि मैं उसमें चला गया, तो उसकी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। इस लाइक मैं डूइंग थेरेपी, तो आज उसकी वजह से अपना बोलते हैं लक्ष्मी का भी एक प्रभाव होता है, वैसा माता सरस्वती का भी प्रभाव होता है। तो जो मुँह में दिखता है और लोग मुझे डफली की वजह से ही पहचानते हैं। आज कभी भी जाता हूँ किधर भी डफली के बगैर, तो लोग पूछते हैं आपकी डफली का है, जैसे कि हर रोज़ मुझे डफली के बगैर दे डोंट एक्सपेक्ट कि मैं डफली के बगैर किधर भी दिखाई दूँ। तो बदलाव ये भी आया कि पहले नवरात्रि का जो बैंड था 25 साल जो था, तब तक मैंने कभी गाने का सोचा नहीं था। मतलब मैं अपन गाते प्रोफेशनली भी मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं है, अच्छा। लेकिन भजन सीखते सीखते बोलते कि मैं तानसेन नहीं बन पाया, बट कानसेन बन पाया। तो तानसेन। जो लोग गाते थे मेरे साथ में जो बैठे, उनको मैं सुन के आत्मसात करके उसके ऊपर ही रिदम का मैं पैटर्न अपना बना हुआ। और वो सुनते सुनते इतना हो गया कि एक बार ऐसा है कि सिंगर कोई नहीं गया, तो मैं अकेला ही पूरा 1.5-2 घंटा भजन गा के पूरा सत्संग को कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड देन पीपल एंजॉय ऑल्सो, क्योंकि आपको और कोई सिंगर की जरूरत नहीं, आप ही अकेले हमारे लिए काफ़ी है। तो बॉलीवुड सॉन्ग भी मेरे हमारे घर में म्यूजिक का माहौल था सर, हमने वो भी कुछ सुन के बड़े हुए। तो भाई आज पुराने गाने में 1.5-2 घंटा है, वैसे भी कॉकटेल पार्टी हो या बॉलीवुड की कोई गैदरिंग हो या एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कहाँ पे भी मैं अपने आप ये डफली और मेरा गाना बस उससे ही काम चलता है, उसके लिए और कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपको फिर किसी के ये भी नहीं है ना कि आपका टीम है, मेरे को इसको ये करना है, वो करना है, आप है, डफली है और शुरू हो जाता है। हाँ, डफली ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्ट इजी इंस्ट्रूमेंट टू लर्न, ताकि उसका कोई वजन नहीं है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, और उसका कोई अपने को स्केल मैच नहीं करना पड़ता है सिंगर के साथ। तो जहाँ पे भी बैठा हो वहाँ अपने आप महफिल जम जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अपना जो लोगों को जो रिदम का जो फील आता है, वो फील की वजह से वो बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट जैसे भी मिलते हैं कि कहाँ पे कोई आदमी कमर में सोया होगा, वो भी आपकी डफली सुन के खड़ा होकर नाचने लगेगा। तो ये एक मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि ये मेरी डफली की वजह से कितने लोगों को कितना आनंद मिलता है वो मुझे पता नहीं, बट लोग आके मुझे बोलते हैं कि आज या प्रेयर मीटिंग हो या कोई भी फंक्शन बोलते हैं हम लोग खाली 2 बजे सुन के निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन आपकी डफली सुन के हमको 2 घंटा एंड तक बैठने का मन कर गया। और वही एक बड़ी कृपा है कि मैं खुद भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब भी सुनते हैं ना तो हम एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। दैट इज अगेन ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि बनाना मैं बनाता हूँ, मैं ही बेचता हूँ पूरा वर्ल्ड में, यूएस है, हांगकॉन्ग, दुबई, सब जगह मैं ही मेरा कुरियर में बेचता हूँ, मैं ही बजाता हूँ, मैं ही सिखाता हूँ। तो द वन एंड ओनली मैन वो विद्या में इंटरव्यू में है, जन्मभूमि में है कि तुषार भाई की डफली एक ही है जो उसके सिवा कोई पहचान नहीं है, देखिए और कोई किधर सुना नहीं है कि कोई बजाता भी होगा। तो आप ये बनवाते हो? हाँ, मैं ही बनवाता हूँ और मैं ही अच्छा। जिसको भी चाहिए वो मैंने। और दूसरा क्या है कि मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं हो रही, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मेरा मतलब ऐसे ही 365 दिन पूरे, तो मैंने आज तक ना ही मैं फेसबुक पे हूँ, ना ही ट्विटर पे, ना ही इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से ही अपना काम होते रहता है और लोग बुलाते रहते हैं प्यार से। तो एक डफली बनाने का अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा है? नहीं है, अगेन डिपेंड, इसमें भी 2-3 साइज़ है। बच्चों के लिए जो सीखते हैं जैसे उसके लिए मैं 14 इंच का बनाता हूँ, ये 18 इंच का है। उसमें मैंने घुंघरू डाला है, तो साइज़ ऑफ द डफली के हिसाब से मैं इतना ही घुंघरू डालता हूँ जो सुनने को अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा बजने लगे। हाँ, तो और बजाने की एक आर्ट है, जैसे ये आज बजाओ राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जोड़िए तो अपना रिदम होता है, ये बीट होता है और ये ऑफ बीट होता है। तो ये बीट और ऑफ बीट का कॉम्बिनेशन जो अगर एक बार दिमाग का ब्रेन जिम जो बोलते हैं ना, जैसा शरीर का जिम्नेशियम है, ब्रेन जिम्नेशियम है, उसमें आपने बैठ समझा दिया तो अपने आप वो दोनों हाथ से बचते हैं, तो वो एक तरीके की एक्सरसाइज हो जाती है, तो जिसमें आपके पूरे शरीर के पॉइंट जो है वो एक्टिवेट होते हैं और आपको इतना आनंद आता है खुद को, तो आपके मुँह पे अपने आप स्माइल आ जाती है और फिर सामने वाले को वो पास होता है। पूरी कुछ दिल से करो तो सामने वाले को दिल को छूना ही है। माइंड, बॉडी एंड सोल, माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों कभी नहीं। हाँ, इसका हो जाता है। और पूरा श्रेय मैं एक ही भजन की लाइन गा के करता हूँ कि मेरा आपके तुम्हारे सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, या करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। तो फिर अपने को लगता नहीं कि ये मैं कुछ कर रहा हूँ, एक बार बैठ गया फिर वही सब कर रहा था। मेरे को पता नहीं होता कि मैं ये गाने वाला हूँ या ये गाने वाला हूँ, वो अपने आप गाना अपने आप ही शुरू हो जाता है। उसकी वजह से वो जो आपका ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है।
That is again I have बिकॉज not हम जब भी आपको देखते हैं तो एक अलग ही ऑरा आ जाता है, तो वो वो ईश्वर की कृपा है। उसी की कृपा है। क्योंकि ये संगीत ही ऐसा है कि उसका एक ग्लो आ जाता है मुँह पे संगीत की वजह से। तो जो भी है लोगों को मैं खुशी दे सकता हूँ। आज की तारीख में मैं बोलूँ कि इतना मैं 66 ईयर यंग हूँ अभी भी, लेकिन मैंने आज तक कोई भी दवाई का सहारा नहीं लिया। इतना छूट कि ये संगीत ही मेरे को इतना खुश और मस्त रखता है, तंदुरुस्त रखता है कि मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर संगीत से आप जुड़ोगे तो आप ईश्वर से डायरेक्टली जुड़ने का प्रार्थना करते हो, कनेक्शन हो जाता है। तो फिर आपको और किसी की बाहर चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने आप में मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। संगीत एक थेरेपी भी है। संगीत एक तरह की, yes, true। बिकॉज लाइक हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चे हैं इवन कोई डिप्रेशन में है या कुछ है, तो इट वर्क लाइक अ थेरेपी। मेरा 6 साल से लेके 80 साल के लोग मेरे स्टूडेंट हैं जो सीखते हैं यहाँ जू में, ऑनलाइन भी यहाँ लंदन भी यहाँ पे, और यही बोलते हैं कि हमको ये इतना इजी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई राग की ज़रूरत नहीं, कोई क्लासिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं, कोई जैसे मतलब कोई जैसा तबला या दूसरा सब इंस्ट्रूमेंट सीखने में सालों निकल जाते हैं। यहाँ तो आप इसको बैठे बैठे बजाओ, खड़े खड़े बजाओ, नाचते नाचते बजाओ, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। कोई भी गाना हो, कोई भी रिदम, आप उसको इमीडिएटली पिकअप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा कोई चीज़ नहीं है। खाली अपने को एक थोड़ा संगीत का अगर थोड़ा समझ है तो आप उसको अपने आप महीने में आप पिकअप करके आप अपने आप ही बजाना शुरू कर सकते हो सही से। तो ये सुर जो प्रकृति ने दी, अभी हम ये सुर देख रहे हैं पीछे से आ रही है सुर, तो ये भी एक सुर है, ये भी एक सुर है, हवा जो बहती है, हर एक चीज़ में संगीत है। हर एक चीज़ वो सुनने के लिए कहते हैं ना कॉन्सेप्ट बनना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी तो अपने आप वो आपको अरे भाई ट्रेन चलती है तो फिर खटक 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 खटक, वो भी एक परफेक्ट रिजम में चलती है। पंखा घर में चलता है तो भी खटक खटक, तो वो सबको आपने आपको रिजम में उसको कन्वर्ट करना है, और उसको आपको रफी का उसके माध्यम से आपको उसको रिजम में बजाओगे तो लोगों को कुछ नया बन सकता है। ताकि मैं भी हर एक से सीखता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे ही आता है तो मैं ही सबको सीखता हूँ। मुझे तो खुद को ही ऊपर वाले ने सिखाया है, तो मैं अपने आप आपके तो कोई गुरु भी नहीं। हाँ जी, गुरु मतलब मैं हाँ ये सिखाने के लिए मेरे पिताजी मैं बोलूँ कि गुरु जी है, क्योंकि घर में हमारे घर में संगीत का माहौल उन्हीं की वजह से मुझे बोलता है ना अभिमन्यु कॉन्सेप्ट में, जैसे माता के गर्भ में रहते तभी से ही आपने म्यूजिक सीखना शुरू किया, तो हमारे घर में वो टाइप का हमारे आपके पिताजी म्यूजिक में वो पंडित रविशंकर के साथ रशिया और वहाँ गवर्नमेंट डेलीगेशन में बजा देते, आशा पारे के साथ डांस देते, चौला देवी अनारकली में बजा देते, उसके बाद गोपी किशन के साथ इमेज ऑफ इंडिया में बजा देते। मतलब उसको बचपन से सुन के ही मैं बड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे घर में कोई खिलौने नहीं थे, हमारे घर में सब इंस्ट्रूमेंट थे, और उसी को बजाते ऐसा हो गया ताकि विदाउट एनी प्रोफेशनल सिंगिंग एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग आई कुड डू प्ले एनी मैंडोलिन बजा, तो मेरे माता से वो सेकेंड ज़्यादा मुझे इंस्ट्रूमेंट है, उससे मैंने मैंडोलिन सीखा, मैंने गिटार सीखा। तो इंस्ट्रूमेंट जो अपने को इतना सुकून देता है, फिर और चीज़ में अपने को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसा है वही अपने को मजबूती देता है। आपने कभी लाइफ में कुछ किया है, परफॉर्म किया है? परफॉर्म मतलब एक बचपन में मतलब बिकॉज ऑफ माई फेस और लाइक व्हाटएवर, वो एक बद्री केदारनाथ की यात्रा करके माइथोलॉजिकल मूवी आई थी, वो जमाने में मैं चाइल्ड आर्टिस्ट था उसमें, तो इसलिए कि गैंग में मैं उसके साथ कौन सी मूवी? बद्री केदारनाथ की यात्रा। बद्री केदारनाथ की यात्रा। और वो मेजेस्टिक थिएटर में जो मैथोलॉजिकल मूवी रिलीज करने के लिए फेमस था बॉम्बे, साउथ बॉम्बे में, वहाँ रिलीज हुई थी। हमको 2 टिकट भी मिली थी, ग्रांड रोड के ज्योति स्टूडियो में हमारा शूटिंग भी हुआ था, और वहाँ से फिर बस वो एक एक्सपीरियंस था। फिर बाद में मैंने एक स्मॉल किसी ने मुझे कोई वोडाफोन गैलरी में देखा, तो बोला आप हमारे एक रोल के लिए थी तो आप हमारी शॉर्ट फिल्म में काम करो। बोला मैंने कभी काम तो किया नहीं, लेकिन आप बताया वो मेरे में छोड़ दो। तो मैंने एक ईरानी चाय करके है, एक ईरानी चाय, एक ईरानी चाय, हाँ वो है उधर यूट्यूब पे, तो उसमें भी मैंने एक किरदार निभाया है, एक ओल्ड एज होम आदमी का, जो उन्होंने किया और वो किधर फेस्टिवल में भेजने वाले थे। उसके बाद तो 2-3 मॉडलिंग की भी ऑफर आई, तो मैंने मॉडलिंग की तो किसी गोल्ड ऑयल और वो सब चीज़ के लिए किया है। तो ऊपर वाला जहाँ लेके जाता है उसमें अपने को यू टू फ्लो विद द लाइफ में जो बुलावा आया उसको चैलेंज के हिसाब से ले लो और मस्ती ले लो, उससे ज़्यादा सोचने का नहीं कि क्या होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये भी एक जर्नी है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आप कभी भूल नहीं पाए आपके डफली के इसमें, कि एक ऐसा होता है ना लाइफ में हमारा, ये हम कभी भूल नहीं पाए? हाँ, ऐसा तो बहुत सारे हैं एक्सपीरियंस तो, लेकिन जो मुझे दिल से छूटा है वो
रिसेंटली मतलब एक साल बहुत साल पहले मुझे डायरेक्टर राजेश रोशन जो है, राकेश रोशन भाई, तो उनके घर पे मैंने एक सत्संग किया था, उनके यहाँ जू में ही उनका टेरेस फ्लोर में। तो उस टाइम पर वो प्लीज रिकॉर्डिंग करके आए थे, बैठे हुए थे, साइटिक पेन था, बैठने को भी नहीं तकलीफ था, फिर भी वो बोला कि मैं बैठूंगा। मैं बोला मैं आपका गाना मेरी कॉलेज में, लाला लजपत राय कॉलेज में पल भर में ये क्या हो गया है, मैंडोलिन से बजाया था। और उस गाने को बजाने के लिए मैंडोलिन ने मुझे उस टाइम पर 1978 की बात कर रहा हूँ, लाला लजपत, उसने मुझे गोल्ड मेडल दिया था। तो वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आपको गोल्ड मिला? हाँ, मेरी कॉलेज लाइफ और इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटिशन में। तो मैं जब भी उनके घर पे जाने का मौका मिला, उनकी डॉटर की बर्थडे पर कांचन रोशन जी ने मुझे बुलाया था, पश्मीना रोशन की 16th बर्थडे पर। तो वो जो मुझे बोले थे कि मेरे को बैठे वो मेरा डफली सुन के 1 घंटा ऐसे ही गद्दी पे बैठे रहे, तो बोलता है मैं पेट भूल गया। तो मतलब पेन किलर। हाँ, अच्छा पेन किलर। सो ये एक बड़ी मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट थी। तो अभी भी हम लोग इधर इलेक्शन में वोटिंग के लिए जमुना में भी मिले, ये मिले रहे, तो वहाँ पे भी इतना साल के बाद मैं ऐसे ही मिला और वो बोला अरे तुषार भाई डफली वाले आपकी, अरे मैं बोला देखो ये एक मेरे लिए कि राजेश रोशन जैसे महान शहीद था, ये घर में मैंने खाली 1-2 घंटा ही निकाले हो गए डफली बजा के, लेकिन इतने सालों के बाद भी वो मुझे याद करके मेरा फैमिली और वो जो साथ में वोटिंग में आते वो भी ताज्जुब हो गए कि आपको इतना भी लोग याद रखते मिला, वो भी अपना कुछ पुण्य किया होगा, पेरेंट्स के आशीर्वाद हो गए, गुरु जी के आशीर्वाद हो गए कि मुझे लोग इसकी वजह से फिर अभी भी याद करते हैं। आपका JLC में आपका कैसा नाता जुड़ा? ओहो, वो भी एक स्टोरी है। मोदी जैसे आप टैलेंट फंड है, तो मुझे कोई एक प्रोग्राम में मैं रोटरी क्लब सेंटर में था, फाटागुड़ में किसी और का प्रोग्राम है, वहाँ पे भी आए हुए थे। तो उन्होंने देखा और ऐसे ही कैजुअली बात किया कि अब ये सब सुबह में करते हैं। मैं बोला सुबह में उठना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे सब प्रोग्राम जो होते हैं वो रात को ही होते हैं, चाहे वो कॉकटेल पार्टी हो या म्यूजिकल इवनिंग। लेटली नॉर्मली बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी या सब शाम को ही होता है। तो मैंने फिर भी मैं बोला आप बुलाइए, देखता हूँ वो दिन मेरे को लगा रात को कुछ तो मैं आ जाऊँगी। तो उन्होंने आफ्टर आई थिंक 2-3 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि आप कल आ सकते हो, संडे को भी जो आप लोगों का यहाँ मिर्जा गार्डन में सेलिब्रेशन होता है। मुझे कुछ पता नहीं था ये लाफ्टर क्लब गार्डन में, उसको बोला चलो देखते। फिर उस दिन आया और ये लोगों का जो प्यार मिला JLC से, मतलब उसके बाद तो मैं जैसा परमानेंट जुड़ गया, हाँ फैमिली हो गया। फिर उसके बाद वो खाली बोलते थे कि जब मैं आता है मैं सुबह उठ के दूसरे सुबह में निकल जाता था, क्योंकि मेरे लिए 10 मिनट का ही वॉकिंग डिस्टेंस है। और मुझे ये लोगों के जो प्यार और उसके मुँह में जो खुशी मिलती थी, लोग इतनी उम्र में भी लोग खड़े होकर नाचते थे, ये तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि JLC में लोग इतनी उत्साह से जो इतना 6 बजे भी बंद करके आते हैं। तो मुझे भी लगा कि मेरे को भी उसको कुछ अपना तरफ से कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भगवान ने मिला है तो कुछ देना चाहिए। तो आज मेरे लिए परिवार है, ताकि मैं उनके साथ कहीं भी पिकनिक पे यहाँ पे कहाँ पे घूमने को जा सकता हूँ। मेरे को मतलब भले वो मैं लाफ्टर हाँ ही करने को ना आ सकूँ, लेकिन मैं एज अ पार्ट ऑफ JLC हो गया है। आप भी तो मुझे वहीं से मिले हो, तो उसके लिए भी मैं JLC का शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मुलाकात हुई है। आज मैं आपके सामने बैठ के पॉडकास्ट दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक बार मैं कुछ प्रार्थना सभा में, मेरे रिलेटिव की प्रार्थना सभा में आई थी, और मैंने बोला कि थोड़ा मुंह दिखा के मैं निकल जाऊँगी। तो तुषार भाई थे, तो मैं पूरी प्रार्थना सभा में मैं बैठी और पूरे मैंने एंजॉय किया। मैं रेगुलर आती हूँ आपके सत्संग में, तो वो मेरे 1 हफ्ते के लिए वो मेरा खुराक हो जाता है कि बस ये मैं करती हूँ और मैं अलग दुनिया में चली जाती हूँ। तो इट्स लाइक अ वेरी गुड सर्विस। आपका फ्यूचर में कुछ आपका इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो आप? नहीं देखो ना, मैं कुछ कल के बारे में भी नहीं सोचता हूँ, मैं आज के लिए जिंदा रहना पसंद करता हूँ। तो मेरी जो सत्संग है, जो बर्थडे से लेकर अलग जगह वहाँ ओपन है, सबके लिए आ सकते हैं। मेरे जो स्टूडेंट है वही बोलते हैं कि हम लोग वीक में एक बार आपका गफली का क्लास के लिए हम लोग वेट करते हैं, ताकि हमारा अगले पूरा वीक का टॉनिक उसमें मिल जाता है। फिर अगले वीक में कभी आए कि आप उसकी राह देखते हैं। नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत इच्छा है सीखने की, लेकिन आपका जगह और इसका प्रॉब्लम होता है। नहीं, मैं तो खुद अपने सामने वाले के घर पे उनके कंटिन्यूस टाइप पे उनकी टाइप पे वीक में एक बार जाता हूँ, और जहाँ ग्रुप हो गया तो वहाँ दूसरे ही जाता हूँ। हाँ। और ये वीकली जो है वो अपने को खाली दिन में 10 मिनट भी आप थोड़ा रियाज करो ना, तो आप 3 महीने में आराम से एटलीस्ट आपका बेसिक चालू हो सकता है। फिर आपको ज़्यादा प्रोफेशनली करना है या अपनी मस्ती के लिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन वो सबसे इजी इंस्ट्रूमेंट टू लर्न।
और मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि भले आपने बोला कि वो टाइम पर फिल्म में थे, लेकिन राज कपूर जो अपने फिल्म में बजाते थे, लेकिन आज जो होली का अभी माहौल आ रहा है अभी अगले वीक में, तो होली में आप अगर देखेंगे कि राजस्थान में डफली का डफ बोलते उसका इतना इम्पोर्टेंस कि उसके बगैर होली का फंक्शन हो ही नहीं सकता। हाँ। तो डफली इज़ नॉट ओनली के भाई खाली फिल्म लाइन में राज कपूर या वो इधर भी आप बहुत सारे फिल्म में आप अगर नोटिस करोगे तो आप डफली को पाओगे, क्योंकि डांसर जो आते हैं उसके पास ऐसा डफली रहता है, कलरफुल बजाते हैं, भले बजाते भी है लेकिन हाथ में रखे तो दैट्स हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। तो आज के इलेक्ट्रॉनिक के इंस्ट्रूमेंट के ज़माने में ये इंस्ट्रूमेंट जो है एक्रोस्टिक बोलते हैं, अनप्लग, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन या इलेक्ट्रिक प्लग के ऊपर कोई नहीं। आप जहाँ में भी जाओ वहाँ पे भी आप बैठे स्टेज में हो, मैंने तो प्लेन में भी बजाया, स्टेज में भी बजाया, मेरे लिए जगह हो जाती है चाहे रिजर्वेशन हो, बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द म्यूजिक। या तो दिस इज समथिंग विच इज कनेक्टिंग यू विथ ऑल पीपल राइट फ्रॉम बर्थ। बच्चा भी जो छोटा होता है वो भी डब्ल्यू सुन के नाचने लगता है, और बड़ा होता है वो भी खुश होता है। तो इससे और क्या दे, तो इंस्टीट्यूशन बनाने का शायद कोई ऐसा ऑफर करे कि भाई आप ये मेरी जगह है और आप यहाँ आके सिखाओ। हाँ। तो मैं आई विल गो विद द फ्लो, मतलब मैंने कुछ मैं तो सोचती हूँ कि आपका एक इंस्टीट्यूट हो और इंस्टीट्यूट में बहुत बच्चे आए। लेकिन आप लोगों का वेल विशर जैसे रहेंगे तो वो भी होगा पूरा। बाकी मेरा ही यही है कि मैं हर एक घर में डफली बजाने वाले को तैयार करूँ, ताकि ये अपना इंस्ट्रूमेंट ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। ये अपना इंडियन हाँ, इंडियन कल्चर है, ये आपको और किधर नहीं मिलेगा। है ऐसे इराक में बजाते, लेकिन ये है वो उसमें क्या है, घुंघरू की जगह उधर रिंग होती है, तो बजाने का तरीका भी अलग है। लेकिन इसमें जो म्यूजिक के साथ है और जो रिजर्व पकड़ता है कुछ मटेरियल क्या भाई वो केमिकल प्रोसेस है, जिसमें कोई एनिमल या कुछ Animal, इस तरह ताकि कोई रिलीजन में हो बाद और ऐसा कुछ वेरी प्योर एंड वेरी नेचुरल। उसको मेंटेन करने के लिए नहीं, आपको खाली एक घर में एसी में रखो और पूरा एक बार लाइफ में इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपको उसको दूसरी बार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको यू कैन प्ले थ्रू आउट योर लाइफ, मतलब यू डू टेकिंग केयर कि उसके ऊपर कोई बच्चा बैठ के भी आपको करके, हाँ बस उतना। बाकी दूसरा कोई मेंटेनेंस ये स्केल का ट्यूनिंग दिए कि चाबी दी या उसको टाइट करो, वो आएगा तो उसका जो नेचुरल जो उसका जो वाइब्रेशन है वो नहीं जाता, तो उससे फिर वो सुनने का जो मज़ा नेचुरल में आता है। कोई चाबी वाला इंस्ट्रूमेंट बना के उसमें जो फिर वो ऑटो मतलब जो एक्रोस्टिक होते हैं वो नहीं चला जाता है उसमें। तो मेरा अपना सब कोई भी सिंगर के साथ मैं गा सकता हूँ, बजा सकता हूँ, और उसकी वजह से मेरे को हर जगह से कहाँ से भी लोग बुलाने को, चाहे भक्ति संगीत हो या बॉलीवुड हो या कोई भी हो, और चाहे कोई भी भगवान का हो, गणपति में गणपति, शिवरात्रि में, जन्माष्टमी में, नवरात्रि में, चाहे वैलेंटाइन डे हो, चाहे होली हो, तो अपना 31 दिसंबर कोई भी इवेंट में आप गुरु पूर्णिमा हो जहाँ पे गुरु के लिए वहाँ लोग बुलाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने आपका वो मनोज कुमार जी के प्रार्थना सभा का वो भी कुणाल ने देखा था कि नहीं मुझे पूछा भाई कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मुझे खाली अपनी डफली जो इधर आगे मनोज कुमार जी के लिए तो वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिशियन को बुला सकते थे। हाँ। लेकिन उन्होंने मेरे जो टीम वाले थे उसके साथ में ही शूटिंग देखा और कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो मुझे कुणाल बताते रहता था। तो आपने उनके पहले से नहीं, उन्होंने भी मुझे कोई प्रेयर मीटिंग देखा। हाँ, और वो प्रेयर मीटिंग के बाद मैं उसके बाद में मिला भी नहीं, हम लोग खाली व्हाट्सएप पे टच में रहते। बाकी क्योंकि एक वो टाइप का एक हर एक चीज़ का एक समय रहता है, जहाँ पे दूसरे लिए बुला लिया तो बुला लिया, ऐसा है। अगेन आई एम बिग फैन ऑफ मनोज कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने देशभक्ति के लिए बहुत पूरा ना उनके देशभक्ति को लेके तो उनके ही गाने आते हैं। तो मैंने वो आपका स्टेटस मेरे स्टेटस पे रखा था, और मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये कौन है, ये हमारे फ्रेंड है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं तुषार भाई को जानती हूँ। मैं ऑल गॉड तो काइंड कि आप मुझे अपने हर उसमें आप मेरा सत्संग में आके भी आप लाइव टेलीकास्ट करते हो, आप अपने यूट्यूब पे मुझे, तो मेरे तो मैं बोला ना सोशल मीडिया पे भी, लेकिन आपकी वजह से लोग मुझे और जानने लगे, तो मैं आपका भी आभारी उसके लिए। मुझे भी लगता है कि कुछ मेरे वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, कोई रीच मिल रहा हाँ, एक दूसरे से है, ही तो ये- लाइक मैं करती हूँ। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज आप सुबह टाइम मुझे थोड़ा लगता है कि मैं इनको बुलाई, क्योंकि ये सुबह का ही माहौल अच्छा होता है यहाँ करने का, और हमको कुछ हॉल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये बेस्ट है। मुझे भी तो दरिया का म्यूजिक सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं पूरा मुझे एक मेरा फेवरेट जो है, एक्चुअली मेरा
बर्थडे था तो मैंने इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन आप शायद नहीं हो ना। हाँ नहीं था तो मेरा जो फेवरेट है, बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे लिए आप गा दो। गा लेते हैं उसको क्या है, आपके लिए कुछ भी करेंगे। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और हम तुम कितने पास, कितने दूर हैं साथ, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट सुनने को, और मैं सबको कहूँगी कि आपका ये पॉडकास्ट सुने, देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा ये डफली के साथ जुड़े, संगीत के साथ जुड़े। तो थैंक यू। हमारे साथ रेणु जी है जो पूरा हमारा पॉडकास्ट टेलीकास्ट शूट कर रही है। तो रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फॉरवर्ड दैट आप लोग ज़्यादा से अब ज़्यादा मैं और ये पॉडकास्ट का फ़ायदा लीजिए।